अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 1.2 का जो पहले 3 पार्ट हैं इसके, यानी पहले 3 क्वेश्चन हैं, उनमें तो सिंपल जो हमने इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी है उसकी इसने हमने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिसेस किस टाइप का है। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें, रो को आइडेंटिफाई करें, एंड देन जो कॉलम मैट्रिसेस हैं और नल मैट्रिसेस हैं, ये यानी हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो आपको नल मैट्रिसेस, पहले वाला नल मैट्रिक्स है। क्यों नल मैट्रिसेस? क्योंकि इसकी ऑल एंट्रीज क्या हैं? 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये देखें, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये रो मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी एक ही रो है। अब ये वाला देखो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। ये भी कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। ये वाला नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एंट्री जो है 0 है। और ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये आप यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। दोनों एक ही यानी कि बात है, सेम ही चीज़ के दो नेम है। अब इस तरह 2 की बात करें तो 2 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने इसमें से स्केयर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या है कि जैसे हमारे पास ये वाला पहले वाला ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है रेक्टेंगुलर? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन देखते हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। इसी के बैक पे अगर हम चलें तो हमारे पास ये देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कह रहे कि ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी तरह ये वाला भी, क्योंकि इसमें देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसमें भी देखो 1 रो ये है, 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन भी इस पर सेटिस्फाई हो रही है और कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि एक ही कॉलम है। लिहाजा ये इसमें 2 टाइप हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये 2 टाइप का है। एक तो आप कॉलम मैट्रिक्स भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन जो है डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर देखो इसमें 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है तो रेक्टेंगुलर हुआ, और 1 ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ देखिए रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ये देखें जी, हम अगर स्केलर मैट्रिक्स की देखें तो क्या होता है, ये डेफिनेशन में देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसलिए ये वाला स्केलर है। अगेन ये वाला स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम है। और दूसरी बात है कि इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्यों? कि जब एक ये डायगोनल जब आ जाता है ना 1 1 यूनिट यानी आ जाता है 1 1 हो और बाकी एंट्री 0 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसे कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर है? क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम है। रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, इसलिए ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक ही रो है, इसलिए ये क्या है कि रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। रेक्टेंगुलर इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका अगर ऑर्डर देखें तो उसमें 1 2 3 कॉलम का, यानी ये वाला कॉलम हो गया ना एक, क्योंकि अकेला नंबर भी एक कॉलम कंसीडर होता है। तो 1 2 3 कॉलम तो 1 रो, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर भी कहलाएगा और रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसके बाद इधर देखें अगेन वही हमारे पास एक ही कॉलम है इसका, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और नंबर ऑफ रोज यानी एक ये वाला, ये जो सिंगल नंबर होता है ये रो ही कंसीडर होता है। ये भी रो है, ये भी रो, और अकेला जो नंबर है जैसे इधर है तो वो अकेला रो और कॉलम दोनों यानी कि आप बिहेव कर रहा होता है। जैसे अब ये देखें इसका एक ये रो एक ये रो एक ये रो, तो कितनी रो होगी? 3 रो और 1 कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए ये रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब ये देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, 3 रो 3 कॉलम स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये वाला देखो, ये जो है ये एक तो ये नल मैट्रिक्स है और नल के अलावा इसे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब नीचे वो अगेन थर्ड में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और यूनिट्स। देखो यूनिट के आगे वो क्या क्या कह रहा है? आइडेंटिटी, मतलब यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी है। मैट्रिसेस कह रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई करें। तो इसमें हमारे पास जिन को हमने आइडेंटिफाई करना है उसमें हमारे पास किस किस को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डायगोनल बताना है, स्केलर बताना है और यूनिट या आइडेंटिटी। अब ये देख सकते हैं जो पहले वाला मैट्रिक्स है ना उसमें हमारे पास क्या है जी? ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? स्केलर। नंबर ऑफ दूसरा ये देखें
डेफिनेशन पे आए ना, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये स्केयर मैट्रिक्स, सॉरी वो स्केलर गलती से लिख दिया, स्केयर मैट्रिक्स है, इसलिए ये क्या है, स्केलर है। ये किधर गया, हमारे पास, अच्छा ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल भी हैं, और किधर गया जी, स्केयर भी कहलाएगा। ये देखो ना, स्केयर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और इधर भी देखें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारे पास स्केयर एक तो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये स्केलर नहीं है बल्कि ये स्केयर मैट्रिक्स है, ये गलती से और नहीं, इसमें एक से ज़्यादा टाइप हो सकती है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना, वो ये स्केलर भी है। अब देखो स्केलर क्यों है, उसकी रीज़न है स्केलर कि ये देखो एक डायगोनल इसका सेम है, ये डायगोनल हमेशा यानी सेम होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि बाकी नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ये देखें ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पे आते हो तो इसकी स्केलर की, तो वो उसमें क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, कि यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका यानी एक डायगोनल यूं होता है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, कि ये देखो ये डायगोनल है और इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, डायगोनल जिसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, सेम है। कह रहे कि ऑल इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी उसकी सारी डिग्री डायगोनल की एंट्रीज क्या होनी, सेम होनी चाहिए, एंड नॉन जीरो, और जीरो नहीं होनी चाहिए। तो लाज़मी बात है ये जीरो तो नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है कि स्केलर में भी आता है। अब ये देखिए नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ये देखें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो स्केयर मैट्रिक्स भी कह रहा है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये देखें तो एक वक्त में एक जो मैट्रिक्स होता है वो एक से ज़्यादा के इक्वल हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये वाला हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास यानी ये यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या, एक तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल है, इसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अच्छा इसके अलावा जो ए बी सी डी ई जो है, इनको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन सारों को 1 2 3 4 5 जो है, इन सारों को डायगोनल भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज दे हैव एटलीस्ट वन नॉन जीरो डायगोनल एंट्री एंड ऑल नॉन जीरो एंट्रीज आर जीरो। अब ये इन्हीं किसकी डेफिनेशन डायगोनल की अगर आप देखें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों डायगोनल हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि एक स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के कोई स्केयर मैट्रिक्स है, इन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसकी बराबर होती है ना, उसको स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। वो डायगोनल कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, यानी कि डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। देखें यहां पर ये देखें ये जीरो नहीं है, यहां पे देखें ये भी जीरो नहीं है, ये देख सकते हैं ये जीरो नहीं है, ये दोनों मतलब जीरो नहीं है, तो ये भी 2 और 2 आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो कह रहे हैं नॉन डायगोनल होती है ना, वो जीरो होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये भी जीरो, 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 ये जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो इसलिए ए बी सी डी ई जो हैं ये डायगोनल भी हैं इस दो, क्योंकि डायगोनल की 2 कंडीशन है कि एक डायगोनल जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, बिल्कुल इनका ये डायगोनल जो है वो नॉन जीरो है सारों इन 4-5 का, और दूसरा है कि इस डायगोनल के बाकी के जो नंबर हैं एंट्रीज हैं, यानी ये तो डायगोनल हो गया ना, यूँ ये डायगोनल हो गया, यानी 2 और 1 डायगोनल हो गया, तो ये नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे है। ये देखिए डायगोनल जीरो नहीं है लेकिन नॉन डायगोनल जीरो है, डायगोनल जो है वो जीरो है और बाकी नहीं है जीरो, तो इसलिए ये ए बी सी डी और ई जो है वो एक वक्त में यानी कि डायगोनल भी हैं। बाकी जैसे इसकी आइडेंटिटी हो गया, बाकी तो मैंने टाइप बता दिया ना आपको। तो अभी हम इसके चलते हैं ये जो बाकी क्वेश्चन है 3 4 और 5 6 की तरफ, तो इनको मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व कराता हूँ। अच्छा तो एक्सरसाइज हमारे पास स्टूडेंट 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 और 5 और 6 जो है इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। अब देखो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 में जो मैट्रिक्स उसने दे दी है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में सिंपल आप ये करना है कि जो मैट्रिक्स है यानी ए है तो उसका नाम मतलब जो है उससे पहले साइन नेगेटिव लगाया, मैट्रिक्स ए था ए से पहले माइनस लगाया और मैट्रिक्स के अंदर के जो साइन है वो चेंज कर दिए। ये 1 प्लस का था से माइनस का कर दिया, जीरो तो न्यूट्रल होता है, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता, तो माइनस का वाला बात प्लस हो गया। इसी तरह बी जो है उसमें मैंने क्या किया कि बी की शुरू में देखो माइनस का साइन लगाया, अंदर देखो ये वाला 3 2 1 ये 3 नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये 3 नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो गए, यहाँ जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव, यानी जो इनसाइड नंबर होते हैं उनके जस्ट आपने साइन चेंज कर देने हैं और जो उसका नेम है ना ABC अल्फाबेट में जो भी नाम है उससे पहले माइनस लगा दो। यही काम हमने यहाँ किया, सी था सी से पहले माइनस लगाया, अंदर चारों नंबर क्या थे पॉजिटिव थे, चारों नंबर को नेगेटिव कहलाते हैं। तो ये जो है सी है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो ये वाला है, ई है बी का नेगेटिव है, सी है सी का नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं स्टूडेंट फाइंड द ट्रांसपोज। आप देखिए जैसे कि मैं एक्सप्लेन किया था उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वही चीज है यहाँ पर। देखो ट्रांसपोज ये होता है, ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रो होती है ना उसके कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। अब ये देखिए ये 0 1 2 जो एक 0 1 -2 रो थी, इसको आप देख सकते हैं कि 0 1 -2 मैंने कॉलम बना दी, यानी रो को कॉलम में चेंज करने का नाम क्या है, ट्रांसपोज है। तो और ये करने के इस लेटर के ऊपर जैसे यहाँ नेगेटिव के लिए साइन माइनस लगता है, इसलिए ट्रांसपोज के लिए इसके ऊपर एक टी, साइड के ऊपर एक टी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो बी है, बी में क्या थी, एक रो थी, तो बी के ऊपर हमने क्या ट्रांसपोज यानी टी लिखा, इसका मतलब है कि ये वाला बी है तो बी का ट्रांसपोज होगा। ये एक रो थी, रो किसमें चेंज होगी, कॉलम में चेंज होगी, कोई साइन नहीं चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना। अब जैसे इसका पार्ट एक और मैंने लिख दिया ई है, ई में देखो 2 और 3 आप देख सकते हैं कि रो है। अब ये देखिए ये 2 और 3 का क्या है, कॉलम, -4 और 5 क्या है, रो है, -4 और 5 क्या होगी, कॉलम है। इसमें जो 3 पार्ट है, 1 2 2 है वो आप खुद कर लेते हैं। तो अभी इसका जो पार्ट 6 है वो हम करते हैं तो हमारे पास ये भी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से जो थर्ड इसकी 6 है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट करा देते, दूसरा पार्ट खुद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। 6 में वो ये कह रहा है कि वेरीफाई इफ ए इक्वल है किसके, 1 2 0 1 के और बी बता रहा है, देन मैं एक ही क्यों लिख रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, बहुत ही आसान, थोड़ा खुद करोगे तो आसानी समझ आ जाएगा। देन नंबर 1 ए ट्रांसपोज इक्वल ए है, ये वेरीफाई करना है। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें ये वाली जो ब्रैकेट है देख रहे मैंने ये वाली यू ब्रैकेट लगा दी, आगे क्या लिखो ए। अब देखो मैंने ए में क्या करना है कि ए की वैल्यू लिखी है 1 2 0 1। अब क्योंकि ए के ऊपर टी उसने डाला हुआ, मतलब जो ए है उसकी वैल्यू पर ट्रांसपोज लेना है, तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने टी डाल दिया। फिर ये जो ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट मैंने इसी तरह लिख दी और बाहर वाला टी एज इट इज लिख दिया, आगे इक्वल का साइन है और इधर मैं ए यही वैल्यू लिख दूंगा 1 2 0 1। आप देखेंगे कि ये दोनों लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं ट्रांसपोज में। अब ये देखो ये जो 1 2 है, जब ये आ जाएगी 1 2 ये क्या थी, रो है, ये क्या होगा, कॉलम बन गया। अगेन ये रो है, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला टी जो है ना ये खत्म हो गया, ये पहले वाला टी खत्म हो गया, इसका ट्रांसपोज दे दिया, लेकिन ये बाहर वाला ट्रांसपोज एज इट इज है। ये बाहर वाला ट्रांसपोज हमने अगेन एक बार कर लेते हैं, या सादे अल्फाज में अगर आप समझिए तो ए की जो मैट्रिक्स है उसका 2 दफा ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, जो 1 और 0 जो है रो है, देखो ये 1 और 0 क्या बन गया, कॉलम बन गया, ठीक हो गया। अब ये देखो ये 2 0 है, ये देखो ये रो है, इसमें क्या बना देता हूं, कॉलम बना देता हूं। अब देखिए इक्वल का साइन ऐसे करना 1 2। अब देखिए 1 2 1 2 0 1 0 वेरीफाई हो गया कि इसी मैट्रिक्स का यानी ए का 2 दफा ट्रांसपोज लेने से दोबारा ए ही आ जाता है। सिंपल सी बात है
कि देखो ये एक रो है, इसको पहली दफा देखो कॉलम बन गया, ये दोबारा कॉलम बन गया, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा रिवर्स हो जाना है, उस कॉलम में रो बन जाना है, या दोबारा जो रो थी वो कॉलम बनी, या दूसरी सेक्शन में ये समझे ये जो कॉलम था वो रो बना, वो अगले स्टेप में फिर दोबारा कॉलम आ जाएगा। तो डबल शिफ्ट ये ऐसे बात है कि अगर मेरे पास एक पेन ऐसे पड़ा है, उसको मैं एक दफा उसकी पोजीशन क्या है, ये वाली मैं एक लाइन लगा देता हूँ इस पोजीशन पे, ठीक है, इससे मैंने पहला शिफ्ट दिया और फिर इसको एक दोबारा शिफ्ट देना, दोबारा शिफ्ट होगा, दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, हेंस आपने लिख देना हेंस वेरीफाइड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A रूट, यानी वेरीफाइड या लास्ट आप लिख दें A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो दोबारा यही आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेफ्ट राइट इक्वल आ जाती हैं। इस तरह हमारे पास जो कंडीशन है वो उसने जो दी हुई थी कि यहाँ में इनको इक्वल साबित करना, तो हमने उसे बताया यहाँ भी बिल्कुल इक्वल साबित हो गया। अब अगले वाले स्टेप में यही काम आपने क्या करना है कि जहाँ A है वहाँ B की वैल्यू को यूज करना है, उसने 1120 दी है, ठीक है, तो आपने B की वैल्यू को यूज करके इस तरह सॉल्व करने तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कोई कंफ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।